बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो लेक्चर है इसमें आज अभी आपको लास्ट जो बताया था रिपरफ्यूजन के हवाले से जब हम बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि परक्यूटेनियस कॉरोनरी इंटरवेंशन होती है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स दिए जाते हैं ब्लॉकेज खोलने के लिए, और लास्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो होता है कॉरोनरी आर्टरी का जो बाईपास ग्राफ्ट होता है उसके हवाले से जो ट्रीटमेंट होती है। ठीक है जी। अच्छा, जो अब जो थ्रोम्बोलाइटिक जो एक्टिविटी है यानी जो क्लॉट डिसइंटीग्रेशन या क्लॉट ना बनने देना, फर्दर जो है वो एक्टिविटीज ना होने देना, उसके लिए हमारे पास जो 3 मेजर क्लासेस हैं जो यूजुअली इस्तेमाल हो रही होती हैं वो है एंटी प्लेटलेट एजेंट यानी प्लेटलेट्स को आपस में एग्रीगेट नहीं होने देना, एंटी कोगुलेंट एजेंट यानी जो कोगुलेशन कैस्केड है उसको किसी लेवल पे आके जो है वो रोकना और उसके नतीजे में जो है क्लॉट का ना बनना, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट जो ऑलरेडी बना हुआ क्लॉट है उसको डिसइंटीग्रेट करना, उसको डिसॉल्व करना। तो यूजुअली जो हमारा पहला जो टारगेट होता है वो ये कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्राफ्ट है, सॉरी क्लॉट है, उसको रिमूव किया जाए, क्योंकि फिर बाद में ही देखेंगे कि जी फर्दर एक्टिविटीज क्या हो रही हैं। तो उसके हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो एजेंट है जो सबसे पहले इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो है फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स। फिब्रिनोलाइटिक एंड थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स एक ही बात है, यानी थ्रोम्बोसिस को जो है वो बंद करना, रोकना, सॉरी थ्रोम्बोसिस जो हुई है उसको मतलब रिवर्ट करना, और जो बना हुआ क्लॉट है उसको डिसइंटीग्रेट करना, डिसॉल्व करना। ठीक है जी। इट्स यूज फॉर क्लॉट ब्रेकडाउन थ्रोम्बोलाइसिस। इस प्रोसेस को जो क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है, सॉरी जो क्लॉट का जो ब्रेकडाउन का मैकेनिज्म है उसको हम थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं। यूजुअली कब हमें ये करना पड़ रहा होता है, एक तो ये कि जब आपके पास बहुत सीवियर कंडीशन, अभी पिछले दिनों जितने भी लेक्चर्स हुए उसमें हम ये चीज इस्टेब्लिश कर चुके हैं, ये फैक्ट के एसटी एलिवेशन वाला जो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर जो है ये जो कंडीशन है उसमें हमें थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स इस्तेमाल करने पड़ रहे होते हैं। उसके बाद फिर जो दूसरा एक और जो कंडीशन है जिसके अंदर हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं वो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। होता क्या है, थ्रोम्बस कहीं और बनता है, वो वहां से डिसलॉज होता है, मूव करता है। एम्बोलिज्म यानी मूविंग थ्रोम्बस। थ्रोम्बस का मतलब है अनयूजुअल क्लॉट फॉर्मेशन when there is no cut or there is no need of thrombosis। यानी आप यूं समझ लें, इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि अगर तो हर तरह से नॉर्मल ब्लड वेसल है और उसमें किसी किस्म का कट नहीं लगा है, थ्रोम्बोसिस यूजुअली हमें उस वक्त जरूरत पड़ती है जब कोई कट लगा हुआ हो, तो ब्लीडिंग को रोकना और उस ब्लड वेसल को रिपेयर करना, उसके लिए थ्रोम्बोसिस का प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है। अब अगर वो नहीं है और ऐसी कोई कंडीशन नहीं है और उसके बावजूद जो है वो थ्रोम्बोसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो दैट प्रोसेस इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, दैट इज द डिजीज प्रोसेस। जिस जगह थ्रोम्बस बना है वहीं के वहीं रह जाए तो वो थ्रोम्बोसिस ही की फॉर्म है। लेकिन अगर वहां से वो थ्रोम्बस का कुछ पोर्शन या पूरा का पूरा थ्रोम्बस मूव कर जाए, मतलब डिसलॉज हो जाए, और फिर वो मूव करना शुरू कर दे अलोंग दी सर्कुलेशन, और फिर किसी ऐसी जगह पे जाके वो अटक जाए जहाँ पे माइन्यूट ब्लड वेसल्स हों, तो वहां से उसके आगे मूव करने के चांसेस ना रह जाए, ऐसी सूरत में जो कंडीशन है वो एम्बोलिज्म कहलाती है। यूजुअली जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है, यानी जो पैरों के अंदर जो बड़ी वेन्स जो है उनके अंदर जो थ्रोम्बस बनता है, उसका जो बेसिकली जो डिसलॉज होता है थ्रोम्बोस और एम्बोलिज्म बनता है, वो यूजुअली आके, क्योंकि वेन से ब्लड आ रहा है तो ऑब्वियसली वो लेफ्ट हार्ट की बजाय राइट हार्ट में जाएगा, और राइट हार्ट से जब वो पुश होके लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस से, तो यूजुअली जाके लंग्स के अंदर जमा हो जाता है और वहां पे जाके आपकी जो बिल्कुल जो माइन्यूट वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो नेट रिजल्ट क्या निकलता है कि लंग्स में जो ऑक्सीजनेशन कैपेसिटी है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो वो कंडीशन जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहलाती है। एक और जगह जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क है थ्रोम्बस के फंस जाने का, वो है ब्रेन की जो आपकी जो वो है कैपिलरीज हैं या जो छोटी आर्टीरियोल्स हैं वहां पे। अब वहां पे अगर से फॉर एग्जांपल फंस गया तो उसके नतीजे में क्या होगा कि इस्कीमिक स्ट्रोक होगा। हमारे पास स्ट्रोक से मुराद ये है कि ब्रेन के अंदर एबनॉर्मेलिटी हो जाए, जिसके नतीजे में साइन सिम्टम्स ये आते हैं कि आपको क्या कहना चाहिए, वो होता है पैरालिसिस हो जाती है। अब ये जो पैरालिसिस है ये यूजुअली दो वजूहात की वजह से होती है। एक तो ये कि ब्लड सप्लाई रुक जाए टिश्यू को,
तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। जब हाइपोक्सिया होगा तो इस्कीमिया हो जाएगा, और इस्कीमिया के नतीजे में जो है वो न्यूरॉन्स डैमेज होंगे, और न्यूरॉन्स डैमेज होने के नतीजे में अफेक्टेड एरिया से रिलेटेड जो एरिया है वो पैरालिसिस में चला जाएगा। दूसरा जो तरीका होता है स्ट्रोक का, वो ये होता है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से बर्स्टिंग ऑफ द ब्लड वेसल, ब्लीडिंग हो जाए उस जगह पे, वहां पे उसकी वजह से भी स्ट्रोक हो जाता है। तो ये दो कंडीशंस हैं जिनमें स्ट्रोक होता है, और ये वो ही कंडीशंस हैं जिनके अंदर हमारे पास सजेशन है कि हमें फिब्रिनोलाइटिक या थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा जी, जो कॉमनली इस्तेमाल होने वाले जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स हैं वो 3 हैं: टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज। अच्छा जी, जो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स जो हैं, जो कि एल्टेप्लेज हैं, रेटिप्लेज हैं और टेनिक्लीप्लेज है। अच्छा, अब ये जो है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, ये क्या करता है कि यहाँ पे एक मिनट, मैंने कहीं स्पेस छोड़ी है, चलो इधर ही बता देते हैं। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर क्या करता है, आपका जो क्लॉट बना हुआ है, ब्लड क्लॉट, उसके ऊपर प्लाज्मिनोजेन अटैच हो जाता है। ठीक है, सर्कुलेशन में भी मौजूद होता है, और वैसे जब क्लॉट बनना शुरू होता है तो सर्कुलेटिंग प्लाज्मिनोजेन जो है वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द क्लॉट और उसके ऊपर आके अटैच हो जाता है। तो आपके जो अच्छा, इस एंजाइम का काम क्या है? बेसिकली इस एंजाइम का काम ये है कि ये ब्रेक होता है, क्लीव होता है, ब्रेक होता है, और उसके नतीजे में आपको प्लाज्मिन मिलता है। ठीक है जी, प्लाज्मिन का काम क्या है कि जो आपके फिब्रिन थ्रेड्स बने हुए हैं, जो क्लॉट के अंदर क्लॉट को मजबूत करने का काम करते हैं। आपको मालूम है, आपने पढ़ा होगा कि जी पहले क्लॉट बनता है, क्लॉट में पहले प्लेटलेट बनता है, उसके बाद फिर क्लॉटिंग कैस्केड के थ्रू जो है वो थ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट होके फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, पॉलीमराइजेशन होती है, फिब्रिन के थ्रेड्स बनते हैं, और वो क्लॉट जो है वो मजबूत हो जाता है, और उसको फिर कोई रिमूव नहीं कर सकता। अब ये जो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है, ये क्या कर रहा है कि ये प्लाज्मिनोजेन से प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है, और प्लाज्मिन क्या करता है कि आपकी जो वो जो है फिब्रिन थ्रेड्स हैं तो उनको ब्रेक कर देता है। ठीक है जी, अब जब वो ब्रेक होता है तो उसके नतीजे में जो है फिब्रिन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं। तो ये जो चीज है, अच्छा एक और जो चीज है वो ये है कि अल्फा 2 एंटीप्लाज्मिन जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस है, जो कि अगर हर चीज नॉर्मल चल रही है तो ये सर्कुलेशन में मौजूद रहता है, और उसके नतीजे में प्लाज्मिनोजेन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मिन। तो ये भी एक चीज है कि अब क्या हुआ कि प्लाज्मिनोजेन से प्लाज्मिन में कन्वर्ट हुआ, प्लाज्मिन फिर एक नेगेटिव फीडबैक देता है अल्फा 2 एंटीप्लाज्मिन को, जिसके नतीजे में प्लाज्मिन अपना काम कर सकता है फिब्रिन ब्रेकडाउन का। ठीक है जी, तो लेट्स गो बैक टू दिस सिचुएशन। अच्छा, अब यहाँ पे जो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स मौजूद हैं, ये जो 3 तरह के हैं, इनमें जो पहला वाला है एल्टिप्लेज, ये तो जो ह्यूमन टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है उसकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई गई फॉर्म है। ठीक है, तो ये ऑल टुगेदर नेचुरल है, और सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है कि एंटीजन विद नो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी आईवी बोलस दिया जाता है, लेकिन चूंकि ओरिजिनल मटेरियल है, एक्चुअल नेचुरल सब्सटेंस है, तो उसका जो टाइम है वो लगभग 5 मिनट्स के बराबर हाफ लाइफ है, उसके बाद इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। सो अगेन ये चीज, जब आपको अगर लंबा ड्यूरेशन चाहिए ड्रग का, तो ऑब्वियसली आपको फिर भी मतलब ऐसी ड्रग चाहिए जो कि थोड़ी देर रहे सर्कुलेशन में। तो उसके लिए जो है इन्होंने फिर इनका जो है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड एल्टिप्लेज को, यानी जो ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो बनाया गया था एल्टिप्लेज, उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के बाद रेटिप्लेज बनाया गया है। और ये जो रेटिप्लेज है अगेन इसकी भी हाफ लाइफ कुछ लगभग 10 मिनट से 15 मिनट तक की है, और बेसिकली इसको आईवी बोलस इंजेक्शन के तौर पे दिया जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म और अक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर। टेनिक्लीप्लेज जो है ये वो है, क्या कहना चाहिए, सिंथेटिक मटेरियल है, और
सिंथेटिक मटेरियल होने की वजह से इसकी हाफ लाइफ जो है वो लॉन्ग है और बाइंडिंग अफिनिटी भी ज़्यादा है। ये सिर्फ और सिर्फ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए सजेस्ट किया जाता है। बाकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म या स्ट्रोक में इसको नहीं देना, मतलब यूजुअली नहीं दे रहे होते हैं। जो दूसरा ग्रुप है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज का है। स्ट्रेप्टोकाइनेज आपको मालूम है कि एक बेसिकली जो है ये ड्रग एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल होती है, और एंटीबायोटिक से मुराद क्या है कि नेचुरल जो सोर्स है दैट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी एनी पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया, एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज, नेचुरल जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, दो तरह के हैं। जो नेचुरल स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो प्यूरिफाइड है फ्रॉम बैक्टीरिया। अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम है जिसको अब जो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है और जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, उसमें हमने सबसे ऊपर टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर का जो नाम लिखा है, उसकी वजह ये है कि आपकी जो प्लाज्मिनोजेन है जिसके साथ टिश्यू प्लाज्मिनोजेन जाके एक्टिवेट करता है या बाइंड करता है, दैट्स एक्चुअली द क्लॉट रिलेटेड प्लाज्मिनोजेन। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सर्कुलेशन में प्लाज्मिनोजेन है, अगर उसको भी प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर दिया तो वो आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। बल्कि वो इवन वहां तक भी पहुंच सकता है कि जी जहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है, जहाँ जरूरत है, ब्लीडिंग हुई भी थी, वहां हो रही है, तो वो वहां से भी डिसॉल्व कर देगा और उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो फिब्रिन स्पेसिफिक नहीं है। वो बेसिकली जो सर्कुलेटिंग फिब्रिन वो प्लाज्मिनोजेन है उसको भी बाइंड करता है, और जो क्लॉट के साथ बाइंड हो गया है, क्लॉट बाइंडेड जो प्लाज्मिनोजेन है उसके साथ भी बाइंड करता है। तो फायदा ज्यादा देता है, बहुत अच्छा एंटीकोगुलेंट इफेक्ट है, लेकिन इसमें खतरा बहुत है। और बाकायदगी के साथ ये वाली ड्रग जो है वो कंसेंट फॉर्म साइन करा के दी जाती है पेशेंट को, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट को प्रॉब्लम होता है, बहुत सिवियर किस्म की ब्लीडिंग वगैरह का अगर कोई खतरा हो या स्ट्रोक हो जाता है, यूजुअली इसके एडवर्स इफेक्ट्स में आता है, तो उस चीज को फिर वो ऑब्वियसली जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो अपने ऊपर तो नहीं इल्जाम लेंगे, तो वो इसलिए वो बाकायदा कंसेंट फॉर्म साइन करवाया जाता है। जो दूसरी जो ड्रग है इसी ग्रुप की, एनीस्ट्रिप्लेज, ये जो है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, प्लस प्लाज्मिनोजेन होती है इसमें। इट कॉजेज कंसिडरेबल फिब्रिनोलाइसिस, ठीक है, लेकिन अगेन स्ट्रेप्टोकाइनेज वैरायटी है तो टिश्यू स्पेसिफिसिटी जो है वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है इसकी भी। यूरोकाइनेज जो है वो यूरिनरी टाइप ऑफ इम्यूनोलाइटिक एजेंट है जो कि किडनीज में बनता है और यूरिन में पाया जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो नहीं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में दिया जाता है, एमआई में इसको इस्तेमाल नहीं करवा रहे होते हैं। नॉन एंटीजेनिक है स्ट्रेप्टोकाइनेज के मुकाबले में, क्योंकि चूंकि स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो बैक्टीरियल ओरिजिन है, तो ऑब्वियसली उसमें एंटीजेनेसिटी प्रोड्यूस करने के चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू द अदर टू वैराइटीज। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं दो क्लासेस। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर के हवाले से जैसे मैंने बात की, मैं मोड ऑफ एक्शन इसका बता चुकी हूँ कि ये फिब्रिन जो सरफेस पे जो क्लॉट बना हुआ है उसकी सरफेस पे जो फिब्रिन है उसको बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद जो है वो फिब्रिन को ब्रेक करता है, डिसॉल्व कर देता है क्लॉट को। इस तरह जब फिब्रिन ब्रेक होता है तो प्लेटलेट्स भी सेपरेट आउट हो जाते हैं और क्लॉट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोटीज नहीं है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है। ये करता क्या है कि प्लाज्मिनोजेन के साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसके नतीजे में जो प्लाज्मिनोजेन वाला पोर्शन है, प्लाज्मिन वाला पोर्शन है प्लाज्मिनोजेन से, वो सेपरेट आउट हो जाता है। ये फर्क है, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि प्लाज्मिनोजेन से प्लाज्मिन का कन्वर्जन में ये है कि ब्रेक होगा प्लाज्मिनोजेन और प्लाज्मिन सेपरेट हो जाएगा। तो एंजाइम काम करेगा ऑब्वियसली, तो प्लाज्मिन सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है कि जो ब्रेक वाला पोर्शन है उससे हटके जो दूसरा पोर्शन है उसके साथ जाके ये बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो वो जो बॉन्ड्स होते हैं जो कि प्लाज्मिन को अपने साथ बाइंड किए हुए होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और उसके नतीजे में जो प्लाज्मिन है वो सेपरेट आउट हो जाती है। अच्छा, एक जो काफी जो खतरे वाली बात है इसमें, जैसे मैंने अभी आपको बताया अभी कि जो मेजर एडवर्स रिएक्शन है इन ड्रग्स का, फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स का, वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं। मतलब यूजुअली अगर देखा जाए तो इसके अलावा एज सच हैं, हेडेक हो गया, नोजिया वॉमिटिंग हो गई, ठीक है, थोड़ा सा रैश हो गया, जैसे एंटीजेनिक है तो उसमें रैश होने की भी चांसेस हो सकते हैं।
लेकिन जो मेजर इशू है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। यानी अगर तो जाहिर सी बात है आप क्लॉट को ब्रेक कर रहे हैं, आप क्लॉटिंग मैकेनिज्म को इनएक्टिवेट कर रहे हैं, तो नेट रिजल्ट तो एक ही निकलना है, और वो एक है कि बेसिकली जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा, होता क्या है कि जी टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर की जो फिब्रिन स्पेसिफिसिटी है, तो उसके नतीजे में यूजुअली लेस ब्रेकडाउन होता है सर्कुलेटिंग फिब्रिनोजेन का। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज के मुकाबले में, लेकिन फिर भी क्लॉट डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी इसमें रहती है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने ये बोला कि सिस्टमिक फिब्रिनोलाइटिक स्टेट डेवलप हो सकती है। यानी इसका मतलब क्या है कि ऑल टुगेदर ब्लड थिनिंग का मैकेनिज्म हो जाए और आपकी जो क्लॉटिंग कैस्केड है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। अल्फा 2 एंटी प्लाज्मिन इनएक्टिवेट करता है प्लाज्मिन को। तो जो थेराप्यूटिक डोजेज हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर और स्ट्रेप्टोकाइनेज की, वो प्लाज्मिन फॉर्मेशन करते हैं और साथ में अल्फा 2 एंटी प्लाज्मिन को भी इनहिबिट कर देते हैं। तो वही जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके नतीजे में ये होता है कि आपकी ब्लीडिंग हो सकती है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो प्लेटलेट बाउंड और फ्रीली सर्कुलेटिंग प्लाज्मिनोजेन के साथ ज्यादा बाइंड करता है। तो नेट रिजल्ट ये निकलता है कि उसकी ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ब्लीडिंग ज्यादा होती है। TPA relatively selective है, safe है as compared to the streptokinase and urokinase, जिसके अंदर लाइटिक स्टेट ज्यादा रहती है और अनडिजायरेबल ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा, अब उसमें दो तीन चीजें होती हैं कि अगर आपके पास ब्लीडिंग हो रही है तो इसमें ये भी हो सकता है कि जी इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, स्किन के नीचे छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं वो बर्स्ट हो गई और स्किन के नीचे छोटे छोटे से दानों की तरह के रेड पैचेस बन गए। फिर एक और तरीका होता है कि अगर आप चलते चलते किसी जगह पे हल्की सी ठोकर लग गई, या थोड़ा सा आपने अपने जिस्म पे जो है वो कोहनी का जोर दे दिया, या किसी भी उंगली का या किसी भी वजनी चीज को आपने थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी पे रखा और उसके बाद उसको हटाया, तो जैसे नील पड़ जाते हैं, वैसे वाले जो पैचेस हैं कैमोसिस के वो बन जाते हैं। गम से ब्लीडिंग यूजुअली होनी शुरू हो जाती है, नोज ब्लीड शुरू हो जाता है अगर बहुत सिवियर कंडीशन हो जाए तो। जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, अब उसकी वजह से या तो आपको थूक से या जो उल्टी अगर आ रही है तो उसमें जो है वो ब्लड आना शुरू हो जाता है, या स्टूल्स जो है वो ब्लैक हो जाते हैं। तो इस तरह की कंडीशंस को बहुत गौर से देखने की जरूरत रहती है कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो रही है तो फिर जो है वो डॉक्टर को बताया जाएगा। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो यूजुअली प्रेफर नहीं की जा रही होती है अनटिल अनलेस आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। अगेन, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रेफर ना करने की एक तो वजह है नॉन सिलेक्टिविटी ऑफ द प्लाज्मिनोजेन, एंड द अदर वन इज इट्स एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी थ्रोम्बोलाइटिक या फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर इंशाल्लाह हम बाकी के जो एजेंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज।